नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि कल मैंने आपसे गपशप कौतिक में प्रॉमिस किया था कि 1 अक्टूबर से मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन की रिवीजन क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती थी, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज, उसको भी कंटिन्यू करूंगा। तो उसी संदर्भ में दोस्तों आज आपका उत्तराखंड की पहली क्लास हम देखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लासेस रहेंगी हमारी उत्तराखंड जीके में, सामान्य हिंदी में और जीएस में। डिटेल में नहीं रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त समय में अच्छा कंटेंट, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट उपलब्ध कराने का पूरा कोशिश करूंगा, जिससे आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, उसके अलावा वैयक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, सींचपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है और बहुत से एग्जाम जिसमें जनरल सिलेबस आपका पूछा जाता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहेंगे आपके अपकमिंग सभी जनरल पेपर वाले एग्जाम्स के लिए। एंड ये सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों एक शेड्यूल मैंने आपके लिए फिक्स किया जो कि आप देख सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को आपको देखिए उत्तराखंड जीके की रिवीजन क्लास मिलेगी। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती थी यूके जीके टेस्ट सीरीज, वो कंटिन्यू हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 174 तक हो चुके हैं। इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों, वेडनेसडे और थर्सडे को आपका हिंदी रिवीजन की क्लास होंगी और साथ ही हिंदी के टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि हिंदी के टेस्ट आपके कंटिन्यू हो जाएंगे जो पहले आपको दिए जाते थे। ओके, इसके बाद बात करते हैं आपका फ्राइडे और सैटरडे को। तो फ्राइडे और सैटरडे को आपका जीएस की रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लास रहेगी। और इसके साथ साथ फ्राइडे और सैटरडे को आपका जीएस की जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती थी, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, तो ये भी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि आज का वीडियो तो आपको शाम को मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो आपका वीडियो लेक्चर है रिवीजन का, वो मॉर्निंग में मिल जाए और टेस्ट आप शाम को लगाएं, जिससे एक अच्छा रूटीन आपका बन जाए, ठीक है। तो ये आपका रूटीन रहने वाला है भाई, मंडे टू सैटरडे का। और संडे को आपका स्पेशली मैं कराऊंगा जो करंट अफेयर्स होगा वीकली, जिसमें हम देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो इवेंट हुए उनको देखेंगे। और इसके अलावा अदर्स टॉपिक भी आएंगे, जैसे उत्तराखंड की लोकोक्तियां हैं, उत्तराखंड के लोकगीत हैं, लोक शब्दावली है, जो भी मैं अन्य टॉपिक आपको देता हूँ वो चलते रहेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो है वो महीने में एक बार ही आएगा, जैसे आता है मंथली आएगा उत्तराखंड करंट अफेयर, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर लिया भाई मैंने। अगर इसको आप फॉलो करेंगे निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलेगा अपकमिंग ग्रुप्स एग्जाम में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात और अच्छी बात, ये कोर्स निःशुल्क है, आपको बस थोड़ा समय देना है और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन तो कराऊंगा, साथ ही स्पेशल फैक्ट और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उनकी व्याख्या भी मैं इस लेक्चर में करूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है मंगलवार और शुरुआत करेंगे आज यूके जीके रिवीजन क्लास 1 से। और शुरुआत होगी भाई उत्तराखंड इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगेंगे तो अपना फीडबैक कमेंट जरूर देना, और इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज आएंगी उनको भी आप फॉलो करना। तो पहली क्लास रहेगी भाई उत्तराखंड इतिहास की, ठीक है। इतिहास से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है रिवीजन की। देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं भाई इतिहास है क्या। इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास एक प्रकार का अतीत है भाई, ठीक है। अतीत में जो घटनाएं हुई उसी को तो हम पढ़ते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास घटित हुआ है उसको हमने पढ़ना है, यानी कि हमसे पहले भी कुछ लोग रहे होंगे, कोई सभ्यता रही होगी जिनके बारे में हम वर्तमान में पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्टोरी है। बहुत लोगों को देखिए इतिहास अच्छा नहीं लगता, पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं 12th क्लास तक था। बट जैसे मैं ग्रेजुएशन में गया या उसके आगे कक्षाओं में गया तो इतिहास में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होने लगा। इतिहास एक स्टोरी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो एक कहानी है। अब देखिए पौराणिक काल की हम बात करते हैं, क्या पता पौराणिक काल में वो घटित हुआ या था या नहीं था, हमको कुछ सोर्सेज मिलते हैं, उसी के बिहाफ पे हम ये हिस्ट्री की पूरी क्लासेस आपको दे रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, यात्रा वृत्तांत हुई, इन्हीं से हमको सभी चीजों की जानकारियां मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास एक कहानी है, और इस कहानी के किरदारों से अगर आप प्रेम करेंगे, इस कहानी में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, तो इतिहास का विषय आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो देखिए उत्तराखंड का इतिहास उतना ज्यादा बड़ा है नहीं। आपको लगता है कि काफी वास्ट हमारा उत्तराखंड इतिहास है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का जो इतिहास है बहुत, मैं बोलूंगा कि छोटा इतिहास है अगर भारत के संदर्भ में हम देखते हैं। तो उत्तराखंड इतिहास में देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि पौराणिक काल था। पौराणिक काल के बाद यहाँ पे हमको साक्ष्य मिलते हैं कि सबसे प्राचीन जाति आती है जो कि कोल जाति थी। कोल के बाद यहाँ पे किरात आते हैं भाई। किरात के बाद यहाँ पे खस आते हैं। खस के बाद यहाँ पे नागों का प्रभुत्व भी देखने को मिलता है उत्तराखंड में, नागों का। नागों के बाद यहाँ पे आर्य सभ्यता आ जाती है, ठीक है।
आर्य सभ्यता के बाद में बात करूं तो यहाँ पे उत्तराखंड की पहली डायनेस्टी आ जाती है जिसको हम जानते हैं कुलिंद वंश के नाम से। ठीक है, कुलिंद वंश, जो कि उत्तराखंड राज्य की पहली डायनेस्टी थी, पहला वंश था। कुलिंदों के बाद भैया हमारे आ जाते हैं पौरव शासक। ठीक है, पौरव शासकों के बाद हमारे आ जाते हैं कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी वंश जो था भैया, या कत्यूरी जो था, ये हमारा स्वर्णिम राजवंश कहलाता है अपने टाइम का। ठीक है, तो 700 ईस्वी के आसपास कत्यूरियों का शासन हो जाता है, कार्तिकेयपुर का शासन। फिर उसके बाद अराजकता का टाइम पीरियड आ जाता है। अराजकता के टाइम पीरियड में बहुत से यहाँ पे छोटे छोटे वंश अपना साम्राज्य बना लेते हैं, और इसी अराजकता के टाइम पीरियड पे दोस्तों हमारे उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय होता है। ठीक है, कौन कौन से दो राजवंश थे? एक और चांदपुर गढ़ी गढ़वाल में हमारा जन्म लेता है पंवार या परमार वंश, और दूसरी तरफ कुमाऊं क्षेत्र में जन्म लेता है हमारा चंद वंश। ठीक है, तो ये हमारी बात करें दोस्तों, ये आपका हो गया। देखिए, गढ़वाल यहाँ पे हमारा परमार वंश आ जाता है, यहाँ पे कुमाऊं में हमारा चंद वंश आ जाता है। उसके बाद भाई अच्छा खासा ये दोनों हमेशा आपस में T20 मैच खेलते हैं। कभी हमारे गढ़वाल के राजा T20 मैच जीतते हैं, कभी कुमाऊं के राजा जीतते हैं। इसी जद्दोजहद में ये मजे में रहते हैं, राजकोष खाली होता जाता है, पता नहीं चलता इनको, और इसी का फायदा उठा लेते हैं गोरखा शासक। उसके बाद हमारा गोरखाओं का आक्रमण होता है, कुछ टाइम गोरखा यहाँ पे शासन रहता है। गोरखाओं के शासन में दोस्तों कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे बातें हो जाती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता है उत्तराखंड में आने का, और आंगल गोरखा युद्ध होता है, सिंगौली की संधि होती है। उसके बाद हमारा टिहरी रियासत को छोड़ के, ये टिहरी का ऊपर का जो भाग है हमारे उत्तरकाशी और टिहरी का क्षेत्र छोड़कर बाकी पूरे उत्तराखंड के भूभाग में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1947 में देश आजाद हो जाता है। ब्रिटिशर्स अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ यहीं पे बस भी जाते हैं। उसके बाद हमारे राज्य में एक ही कहानी शुरू हो जाती है कि हमारा जो पहाड़ी राज्य है इसको भैया अलग कर दो, पृथक राज्य बना दो। अब उसमें कांग्रेस की जो नींव थी काफी मजबूत थी पूरे देश में। गोविंद वल्लभ पंत जी लीड कर रहे थे उत्तराखंड को, और वो चाहते नहीं थे कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया जाए। वो ये मानते थे कि जो हमारे संसाधन है वो काफी नहीं है एक अलग राज्य स्टेबल करने को, इसलिए वो कभी भी पृथक उत्तराखंड राज्य के पक्ष में नहीं रहे थे। उसके बाद पंत जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलग अलग हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में संगठन बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, जो कि बार बार उत्तराखंड की मांग करती हैं। 94 में फिर कौशिक समिति बनाई जाती है। उसके बाद हमारा देखिए मुजफ्फरनगर जो घटना होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, और फाइनली जाके 9 नवंबर 2000 को हमारा पृथक पर्वतीय राज्य बनता है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन थी उत्तराखंड की हिस्ट्री की। बहुत लंबी हिस्ट्री उत्तराखंड की नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करेंगे उत्तराखंड इतिहास की। और उत्तराखंड इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के यहाँ पे हमको दो सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, दो स्रोत हैं उत्तराखंड इतिहास को जानने के। पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हो गया? तो साहित्यिक स्रोत का मतलब हुआ ऐसे साहित्य जिनमें उत्तराखंड के बारे में वर्णन है, जैसे कि लोक साहित्य हो गया, धार्मिक साहित्य हो गया, यात्रियों का यात्रा वृत्तांत हो गया। उसके अलावा गैर धार्मिक जो हमारे साहित्य लिखे गए हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और दूसरा जो है हमारा पौराणिक स्रोत। तो पौराणिक जो स्रोत है भाई, पुरातात्विक स्रोत, इसमें हमारे प्रागैतिहासिक काल के स्रोत आ जाते हैं, जैसे कि लाखू उडियार की मैं बात करूं, गोरखिया उडियार की बात करूं। उसके अलावा हमारा बहुत सी जगह जैसे कि रामगंगा घाटी के कप मार्क्स हैं, ठीक है, और हरिद्वार बहदराबाद से जो हमें प्राप्त होते हैं अवशेष, तो ये सभी हमारे आ जाते हैं दोस्तों पौराणिक या पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ध्यान रखेंगे पुरातात्विक स्रोत इसमें होना चाहिए था, पुरातात्विक होगा यहाँ पे। ठीक है, पहला तो होता है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। ओके, तो ये दो हमारे अवशेष हैं जिनसे इतिहास हम उत्तराखंड का जान पाते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख कहाँ होता है। अगर ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका कि उत्तराखंड का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है हमका ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमारा उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख है, जो कि प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में ही दोस्तों उत्तराखंड के लिए उसी नगर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड के लिए उसी नगर शब्द किस वेद में प्रयोग किया गया है। चारों वेद आ जाएंगे तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण जो हमारा ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया या हमारा महाभारत काल हो गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो महाभारत काल चल रहा था,
तो महाभारत काल में बोलूं मैं और ऐत्रेय ब्राह्मण में बोलूं तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो नाम हमको मिलता है वो है उत्तर कुरु। ध्यान रखेंगे, उत्तर कुरु नाम से हमको उत्तराखंड का नाम प्राप्त होता है। वहीं स्कंद पुराण की हम बात करते हैं दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल का जो भूभाग था, गढ़वाल का भूभाग कौन सा था, तो केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र, यानी कि माया क्षेत्र था हरिद्वार का नाम, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार का जो नाम था माया क्षेत्र है। तो केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र था उसको केदारखंड बोला गया स्कंद पुराण में। यानी कि आपका कहां से, हरिद्वार से लेकर आपका बद्रीनाथ तक आप मान सकते हैं, ये जो क्षेत्र है इसको स्कंद पुराण में केदारखंड बोला गया। और मानस खंड के अंतर्गत आया नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का क्षेत्र, ठीक है। तो कालगिरी से लेकर जो हमारी नंदा देवी है वहां तक का एरिया आया हमारा मानस खंड, जिसको हम आज कुमाऊं के नाम से जानते हैं। यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। साथ ही स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए खसदेश शब्द का भी प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। 5 कौन कौन से भाग है, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। यानी कि नेपाल हिमालय, मानसखंड हिमालय, केदारखंड हिमालय, जालंधर हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो आपको ये याद रखना है, इनमें से ऑप्शन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा स्कंद पुराण के अनुसार हिमालय खंड का एक भाग नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन सही दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा। तो 5 के 5 हिमालयी क्षेत्रों को याद रखना आपके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द यूज हुआ है, स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड शब्द यूज हुआ है और कुमाऊं को खसदेश भी बोला गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं बौद्ध ग्रंथों में। देखिए बौद्ध ग्रंथों में भी हमारे उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है हिमवंत शब्द। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूर्व एग्जामों में पूछा गया है, हिमवंत शब्द हमारा बौद्ध ग्रंथों में यूज किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो पुराणों में, अगर हम बात करते हैं कुछ पुराणों में उत्तराखंड के लिए कूर्मांचल शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। कूर्मांचल, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था ना कुमाऊं का जो क्षेत्र है, तो कूर्मांचल भी हमको कहीं कहीं मिलता है नाम। इसके अलावा महाभारत की हम बात करते तो भारत का जो सबसे बड़ा एपिक ग्रंथ है महाभारत, इसमें उत्तराखंड के लिए स्वर्ग भूमि, बद्रिका आश्रम, तपोभूमि आदि नाम से उत्तराखंड का उल्लेख है। यही मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, महाभारत में ही उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द भी प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो किया है, तो उत्तर कुरु शब्द हमारा महाभारत काल में भी उपयोग हुआ है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और महाभारत के आदि पर्व में ये भी बताया जाता है, जो महाभारत का आदि पर्व है, तो आदि पर्व में ये बोला जाता है कि उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु 2 देशों का वर्णन यहाँ पे उत्तराखंड का हुआ है, ठीक है। उत्तर कुरु में भी हमारा क्या है कि आपका उत्तर कुरु भी है और दक्षिण कुरु भी है, ठीक है, महाभारत में ध्यान रखेंगे। तो 2 देशों का उल्लेख इसमें हमको मिलता है देखने को महाभारत में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के अलावा बात करूं मैं कौशितकी ब्राह्मण जो है, कौशितकी ब्राह्मण में यहाँ पर वाक देवी का निवास स्थान बोला जाता है कि बद्रिका आश्रम में था, जो कि मैं आपको यहाँ पे बद्रिका आश्रम बता रहा हूँ। इसी बद्रिका आश्रम में वाक देवी का स्थान था, ऐसा बोला जाता है, वाक देवी, ठीक है, इनका यहाँ पे स्थान था। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो वेद व्यास जी थे वो बद्रिका आश्रम में ही रहते थे। यहाँ पे षष्टि लक्ष्य संहिता की उन्होंने रचना की थी। इसके अलावा जब किरातों का अर्जुन संग्राम होता है ना, तो किरातों का जो अर्जुन से युद्ध होता है तो उसका उल्लेख भी हमको केदारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। और जहां पर ये युद्ध हुआ उसको विल्लव केदार भी कहा जाता है, विल्व केदार, इसको विल्व केदार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, महाभारत में ये नाम उपयोग किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के लिए। इसके बाद देखिए अन्य, देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी दोस्तों साहित्यिक स्रोतों की, तो धार्मिक ग्रंथों की बात हो रही है। इसके अलावा मैं बात करूं महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, कालिदास जी की रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, उसके अलावा बाण भट्ट जी की जो हमारी हर्षचरित है और राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, इसमें भी उत्तराखंड का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल के मुस्लिम ग्रंथों जो कि गैर धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे जहांगीरनामा, तारीख है बदायूनी, तो इसमें भी उत्तराखंड का स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बात करें दोस्तों जो हमारा कलहड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख भी हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा उत्तराखंड में जो लोक गाथाएं जैसे कि मालूसाई, रमोला गाथा, पवाड़े, भड़ो, जागर, हुड़की बोल, इनमें भी हमको उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो भाई की पॉइंट है, की पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा वेनसांग आता है इस क्षेत्र की यात्रा में, हर्षवर्धन के काल में आपको पता है वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। इसी बीच वो हरिद्वार भी पहुंच गया घूमते घूमते।
तो उसका जो यात्रा वृत्तांत है उसको सीयूकी कहा जाता है। तो सीयूकी यात्रा वृत्तांत में वेनसांग ने जो हरिद्वार, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए तो उसने यूज किया है, उत्तराखंड का जो भूभाग था उस समय, ठीक है, वेनसांग ने अपनी सीयूकी में उत्तराखंड के भूभाग के लिए शब्द यूज किया है पोलिहिमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य इसको बोला है। वेनसांग ने अपनी सीयूकी यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड के लिए पोलिहिमोपुलो या ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद देखिए हरिद्वार पहुंचा वो, हरिद्वार को उसने बोला मोयुलो, और हरिद्वार की जो माप है उसने 20 लीटर बताई थी उस समय के हिसाब से, ठीक है, जो हरिद्वार की मापन है एरिया था वो बोलता है कि वो 20 ली का था, ठीक है, लीटर ही होगा उस समय के हिसाब से। और इस चीज की पुष्टि की है हमारी किसने, तो इसकी पुष्टि की है प्रोफेसर अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि हमारे इतिहासविद हैं कनिंगम जी। तो कनिंगम ने इसकी पुष्टि की है कि हरिद्वार को मोयुलो बोला था, काशीपुर को गोविशांग कहा था, किसने, वेनसांग ने, ठीक है, और पुष्टि अलेक्जेंडर कनिंगम जी ने की है गोविशांग की काशीपुर के रूप में, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये है भाई वेनसांग यहाँ पे आया था और वेनसांग ने ये चीजें उत्तराखंड के बारे में बताई थी। और उसने ये भी बोला था कि जो ब्रह्मपुर राज्य है काफी शक्तिशाली ये राज्य है, ठीक है, ब्रह्मपुर जो राज्य है उसमें वो काफी शक्तिशाली राज्य है, ऐसा वेनसांग के सीयूक्यू में वर्णित भी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, राजतरंगिणी जो पुस्तक है, राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है कलहण ने, ठीक है, कलहण ने इस पुस्तक में कश्मीर के जो उसमें तात्कालिक शासक थे ललितादित्य मुक्तापीठ, तो इसका गढ़वाल विजय का उल्लेख किया, यानी कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड अभियान उस समय किया होगा, यहाँ पे आया, वो आक्रमण किया, जीता इस क्षेत्र को, और इसका वर्णन कलहण ने अपनी राजतरंगिणी में किया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी बोला जाता है, देखिए जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उत्तराखंड में, तो ऋग्वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था ये भी पूछा जाता है, तो त्रित्सु का शासन था उसमें। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड में ऋग्वैदिक काल में किसका शासन था, तो त्रित्सु जन का उसमें शासन काल चल रहा था, ठीक है, इसका शासन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र जो हमको मिलते हैं, कॉपर प्लेट्स तालेश्वर की, इसमें उत्तराखंड के लिए कार्तिकेयपुर शब्द एवं ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख मिलता है हमको, ठीक है, जो तालेश्वर के ताम्रपत्र हैं, कार्तिकेयपुर का भी इसमें उल्लेख है और ब्रह्मपुर राज्य का भी उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पौरव शासकों से संबंधित भी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, पौरव शासकों से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना आपने। इसके बाद बात करते देखिए पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है, इसमें कार्तिकेयपुर का उल्लेख मिलता है हमको। तालेश्वर वालों में तो हमको कार्तिकेय भी मिलता है, ब्रह्मपुर का भी उल्लेख मिलता है, जबकि पांडुकेश्वर के ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर, यानी कि जो कत्यूरी शासन चला होगा उस समय, कार्तिकेयपुर शासन जिसको उत्तराखंड का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, तो उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात करूं मैं, तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये हमारे देखिए जोशीमठ से हमको एक हस्तलिखित ग्रंथ मिलता है, गुरु पादुका, ठीक है, गुरु पादुका। तो इस गुरु पादुका ग्रंथ में भी हमारा अनेक शासक और वंशों का उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के, ठीक है, अनेक शासक और वंश थे ऐसा बोला जाता है। और ये हस्तलिखित एक ग्रंथ है गुरु पादुका, कहां से प्राप्त हुआ क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जोशीमठ से प्राप्त होता है, ठीक है, जोशीमठ से, ठीक है। तो ये है भैया, देखिए उत्तराखंड इतिहास में अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में जो महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, बौद्ध ग्रंथ, और इसके अलावा पुराण, महाभारत हो गया। तो इसके अलावा जो भी अधार्मिक ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी, मेघदूतम, कुमार संभव, हर्षचरित, उसके अलावा हमारा मुस्लिम ग्रंथ जो है तारीख बदायूनी, जहांगीरनामा, ठीक है, वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है, इन सभी में जो भी हमारे उत्तराखंड के बारे में उल्लेख था और जो भी हमारे साहित्यिक स्रोत थे उनका हमने संक्षिप्त में यहाँ पे उल्लेख किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छे से समझ में सभी चीजें आई होंगी। इसमें देखिए हमको केवल ये देखना है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि उत्तराखंड का प्राथमिक उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, या क्वेश्चन बन जाएगा कि ललितादित्य मुक्तापीठ का जो उत्तराखंड अभियान था इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, या क्वेश्चन ये बन जाएगा कि तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में किस वंश का उल्लेख है, या क्वेश्चन बन जाएगा कि काशीपुर को गोविशाण स्पष्ट किस इतिहासकार ने किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और जितने क्वेश्चन इस खंड से बन सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट वो हमने इस टॉपिक में क्लियर कर लिए हैं, तो ज्यादा इसमें आपको जोर डालने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर आज हमने देखा साहित्यिक स्रोत, अगले टॉपिक में देखेंगे उत्तराखंड इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे उत्तराखंड में प्राप्त जो विभिन्न हमारे
शैल चित्र हैं जिसमें लाखों उड़ियार है, फड़का नौली है, पेटसाल है, और इसके अलावा नैनी पातल है, रामगंगा घाटी है, कसार देवी है, किमनी गांव है, बेहतराबाद है, मलारी गांव है, थापली है, रंगीहाट है, पुरोला है, बहुत सी जगहों से, हुडली हो गया, लाखा मंडल हो गया। और इसके अलावा जो अभिलेख मिलते हैं, अल्मोड़ा के जो सिक्के मिलते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण हमको साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक स्रोतों में, उनका यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही ये रिवीजन क्लास आगे बढ़ते रहेगी दोस्तों, और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से इसको देखेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बाकी भैया आप सभी लोगों के लिए आर मेंस की जो जीएस टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए, वो चल रही है एप्लीकेशन पे, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। और अभी देखिए 2 अक्टूबर कल है, कल ऑफर आ जाएगा आपके सभी टेस्टों के लिए, तो ऑफर कोड यूज कीजिएगा, नवरात्रि स्पेशल, कल 2 अक्टूबर भी है, तो अगले 10 दिनों तक वो कूपन कोड रहेगा, आप लोग उसका फायदा ले सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है ग्रुप सी के लिए 100+ महाकुंभ वाली, इसको भी आप जरूर इनरोल कर लें। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, और इसको मैं स्टेप वाइज आपको इम्प्रूव कर रहा हूँ, जिसमें आप 1 से 40 तक इजी पेपर देखेंगे, 41 से 80 तक मॉडरेट देखेंगे, और 81 से 100, 110, 120 ये पेपर सीरीज चलते रहेंगे जब तक पेपर खत्म, जो लास्ट पेपर नहीं होगा आपका जनरल पेपर। तो इसमें आपका हो सकता है कि 100 से भी आगे आपको ग्रुप सी के जो आपके फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल कराए जाएंगे, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो कल करिएगा, कल से कूपन कोड एक्टिव हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा। उसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीजें हैं, जीके टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज को भी इन क्लासेस के साथ आप लोग फॉलो करते रहें, जिसका निश्चित लाभ आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फर्स्ट क्लास थी, अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इंप्रूव कर सकूं। जय हिंद, जय देवभूमि। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।